तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र को लेकर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले वीडियो में मैंने जाना कि जो कैपेसिटर है उनमें दोनों प्लेटों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। कुल मिलाकर कैपेसिटर पर टोटल चार्ज हमेशा शून्य होता है, क्योंकि एक प्लेट पर जितना धनात्मक आवेश दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। जो संधारित्र है वो किसी भी शेप में हो सकता है। संधारित्र गोलीय भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है और समांतर प्लेट संधारित्र भी हो सकता है। आकृति संधारित्र की किसी भी प्रकार की हो सकती है। यहां हम चर्चा करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र मतलब दो प्लेटें होंगी, उनको हम समांतर रखेंगे। लेकिन खास बात क्या होगी, उन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, दोनों प्लेटों का एरिया समान लेना है। प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखनी है। एक पे प्लस क्यू चार्ज तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज। मतलब यदि समान ज्यामिति, देखिए समान ज्यामिति व समान क्षेत्रफल की दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हो, जैसा कि हमने डायग्राम में रख रखी है। दो प्लेटें हैं, इन दोनों का एरिया सेम, इसका भी एरिया ए तो इसका भी एरिया ए। दो प्लेटें, दोनों का क्षेत्रफल समान, मतलब समान ज्यामिति व समान क्षेत्रफल की दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हो तथा उन पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश हो। मतलब एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज हो तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में हमने जाना था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से बाहर की ओर ट्रेवल करती हैं। तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, इसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ ये जो इसके तीक्ष्ण किनारे हैं, ये जो कैपेसिटर के तीक्ष्ण किनारे हैं, यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होता है। भाई ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, एक समांतर प्लेट है, हमारे पास एक आयताकार प्लेट है ये। तो इस आयताकार प्लेट में किस प्रकार का आवेश वितरण होगा, तो इस प्लेट की कुछ लंबाई भी है, इस प्लेट की कुछ चौड़ाई भी है। प्लेट में कुछ लंबाई भी है, प्लेट की कुछ चौड़ाई भी है, तो आवेश यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों के अंदर बटेगा। और आवेश जहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों में अगर बटेगा तो वहां हमारे पास पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। तो पृष्ठीय आवेश वितरण जो है उसको डिफाइन किया जाता है सिग्मा से। तो मैं कहूंगा कि दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व है। दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और सिग्मा इक्वल टू होगा हमारे पास Q अपॉन एरिया। पृष्ठ आवेश घनत्व होता है चार्ज अपॉन एरिया की जो चार्ज है वो किसमें बटा हुआ है, तो हमारे पास जो चार्ज है यहाँ पर वो क्षेत्रफल के अंदर बटा हुआ है। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों के अंदर बटा हुआ है। तो इस स्थिति में ये हमारे पास जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इनकी दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व बनेगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब देखिए, ये बात हमने पढ़ा पृष्ठ आवेश घनत्व को लेकर, लेकिन इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, तो ध्यान रखें इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र देखिए वो हमारे पास बनेगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो बनेगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो सिग्मा हमने लिखा ऊपर कि सिग्मा तो क्या है हमारे पास, सिग्मा हमारे पास है पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व है। और एप्सिलॉन नॉट हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यह है निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हुई विद्युत क्षेत्र की। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा, इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर बनेगा, उस विभवांतर की वैल्यू क्या होगी? तो विभवांतर V इक्वल टू बनेगा हमारे पास ED। ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है V इक्वल टू ED। देखिए मैं क्या करता हूं कि मैं जो ABCD में जो A आता है उसको सबसे छोटा मान के चलता हूं, फिर B को उससे बड़ा, C को उससे बड़ा, इस तरीके से मान के चलता हूं, मतलब Z को सबसे बड़ा मानता हूं मैं। तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में। भाई V है इन ED और V, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, जैसा मैं बता रहा हूं उस हिसाब से इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, तो तीनों में सबसे बड़ा हमारे पास V। और बड़ी चीज कब निकल के आती है, जब हम किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करते हैं। तो यहां हमारे पास बना V इक्वल टू ED, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब देखिए V इक्वल टू E की जगह लिख देता हूं मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू हमारे पास बना D। E की जगह मैंने E की वैल्यू पुट की सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और D एज इट इज। अब देखिए सिग्मा की परिभाषा क्या है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड इसी को कहते हो आप, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं समीकरण 1 की जो वैल्यू है वो हम 2 में रख देंगे, समीकरण 1 को 2 में रखने पर, ध्यान दीजिए 2 में रखने पर क्या बनेगा, ये V इक्वल टू सिग्मा की जगह लिख दूंगा Q अपॉन एरिया, सिग्मा की जगह Q अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है D। तो ये हमने पता कर लिया क्या कि इन जो समांतर प्लेट जो संधारित्र है, इसकी दोनों प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर बनेगा, तो विभवांतर बनेगा हमारे पास QD बटा A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारा टारगेट है धारिता पता करना, हम निकाल रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो धारिता का हमने फॉर्मूला पढ़ा भाई, कल हमने पढ़ा था कि Q इक्वल टू C, Q फॉर क्वीन, रानी बड़ी है ना, तो रानी दोनों के गुणा के बराबर होगी, तभी बड़ी संख्या निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ V से नहीं समझे कि V बड़ा है, उस तरीके से नहीं समझे आप इसको। ठीक है, Q इक्वल टू C, तो यहां से हमारे पास C का फॉर्मूला बनेगा भाई, ये V इधर बटा में चला जाएगा, तो C इक्वल टू हमारे पास बनेगा Q अपॉन V। C इक्वल टू बनेगा हमारे पास Q अपॉन V, तो मैं Q को Q ही रहने देता हूं और V की जगह लिख देता हूं मैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिख देता हूं मैं। C इक्वल टू Q अपॉन V, Q को Q और V की जगह ये V की वैल्यू रख दीजिए आप, ये रही V की वैल्यू, तो V की वैल्यू क्या हमारे पास QD और बटा में क्या है A एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये जो A एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो क्या बना C इक्वल टू यहाँ देखिए Q से की कैंसिल है, ये बटा के बटा में है, तो ये बन जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहां देखिए आप, ये हमारे पास निकल के आई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहां एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, A है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, और स्मॉल d है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। यहां जो धारिता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती है, यहां धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती है,
और जो धारिता है वो दूरी के क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यहां से अगर A का मान बढ़ेगा तो डेफिनेट है कि C का मान बढ़ेगा, और दूसरा यहां से अगर D का मान घटेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। भाई यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, D अगर घटेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो यहां हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के दो तरीके हुए। पहला तरीका तो ये कि आप क्या करो, धारिता को अगर बढ़ाना है तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो। दूसरा है कि धारिता को बढ़ाना है तो प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दो, कम। दो तरीके हुए, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, तो ज्यादा अच्छा तरीका है दूरी को घटाना। समांतर प्लेट संधारित्र में अगर प्लेटों के बीच की दूरी को घटा दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये ज्यादा अच्छा उपाय है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल है वो कहां तक बढ़ाएंगे। हम अगर ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उसका आकार काफी ज्यादा हो जाएगा, वो काफी एरिया कवर करेगा, तो ये तो एक फायदे वाली बात नहीं है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के दो तरीके हुए। पहला कि हम क्षेत्रफल बढ़ा दें और दूसरा हम दूरी को घटा दें। तो मैंने बताया कि ज्यादा अच्छा क्या है, ज्यादा अच्छा है कि हम दूरी को क्या कर दें, कम कर दें। एक और बात, ये तो बात हुई कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात हो या हवा हो, मतलब इन प्लेटों के बीच में मैंने कोई माध्यम नहीं लिया है, इन प्लेटों के बीच में हवा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से दिया जाता है। दूसरा, यदि इन प्लेटों के बीच में अगर मैं कोई माध्यम रख देता हूं, भाई अभी तो जो चार्ज था वो केवल इस प्लेट के ऊपर और इस प्लेट के ऊपर ही स्टोर हो सकता था, इसके बीच में हवा थी तो आवेश हवा में थोड़ी ठहर सकता था, आवेश हवा में नहीं ठहर सकता था। लेकिन अब इसकी पूरी प्लेटों के बीच में अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दूं, कोई प्राविद्युत पदार्थ भर दूं, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि मैं कोई प्राविद्युत पदार्थ भर देता हूं, अब यहां प्राविद्युत पदार्थ भरूंगा तो इस पदार्थ के ऊपर आवेश आकर रह सकता है कि नहीं रह सकता, इस पदार्थ के ऊपर आवेश टिक सकता है, आवेश धारण करने की क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि प्राविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाती है। तो माध्य में फिर धारिता का फॉर्मूला क्या बनेगा, माध्य में धारिता का फॉर्मूला बनेगा, इसको एप्सिलॉन r से गुणा हम और कर देंगे। भाई बढ़ाएंगे तो डेफिनेट है कि हम इसको क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो माध्य में धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आया C निर्वात के अंदर जो फॉर्मूला आया, इस निर्वात वाले फॉर्मूले को हम एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखिए Cm, m का मतलब मीडियम, माध्यम, इक्वल्स टू एप्सिलॉन r डॉट C निर्वात। तो अगर हम बात करें तो माध्यम रखने पर माध्यम में धारिता निकालने के लिए जो निर्वात की धारिता है उसको हम किससे गुणा करेंगे, एप्सिलॉन r से गुणा करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेट है कि बड़ा मान निकल के आएगा। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि कोई प्राविद्युत पदार्थ जैसे रबर वगैरह है, मोम वगैरह है, ऐसा कोई अगर पदार्थ भर दिया जाता है तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो उसके प्राविद्युतांक गुणा बढ़ जाती है, एप्सिलॉन r गुणा बढ़ जाती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर डिपेंड करी, फर्स्ट तो ये कि वो डिपेंड करी प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और प्लेटों के मध्य भरे गए माध्यम पर, प्लेटों के मध्य भरे गए माध्यम पर। लेकिन क्षेत्रफल और दूरी में ज्यादा अच्छा उपाय क्या है धारिता को बढ़ाने का, तो हम कहेंगे कि प्लेटों के मध्य की दूरी को घटाना ज्यादा उपयुक्त उपाय है, क्योंकि हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसका आकार काफी ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहां हमने पढ़ा कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य समरूप विद्युत क्षेत्र होता है। तो फिर हम बात करें यहाँ पर कि सर फिर आपने ये जो देखा है ये कुछ वक्र टाइप में क्यों बनाई, इसको आपने यहाँ समरूप क्यों नहीं बनाया। तो समांतर प्लेट जो क्षेत्रफल है उसकी तीक्ष्ण जो किनारे हैं, जो इसकी जो तीखी जो किनारे हैं, उन तीक्ष्ण किनारों का क्षेत्रफल कम होता है। बस किनारा तीखा है इसका मतलब थोड़ा भाग आया उसका, तो वहां एरिया घट जाता है।
समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें होती है वो ऊपरी भागों पर क्या कुछ तीखी होती है, कुछ नुकीली होती है, इस टाइप से यहाँ कुछ नुकीली होती है, तो वहां नुकीली प्लेटों का क्षेत्रफल कम होता है। क्षेत्रफल कम होता है तो वहां हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कम हुआ तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हमारे पास बढ़ जाता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ जाने से हमारे पास वहां थोड़ा विद्युत क्षेत्र थोड़ा प्रबल उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र थोड़ा अधिक उत्पन्न होता है। जितना अंदर है उससे कुछ ज्यादा मात्रा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र जो रेखा है ये समांतर ना रहकर कुछ वक्रीय प्रकृति की हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं उपांत प्रभाव। क्या कहेंगे हम? इस घटना को हम कहेंगे उपांत प्रभाव। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं उपांत प्रभाव को लेकर। तो हम बात कर रहे थे उपांत प्रभाव की। उपांत प्रभाव क्या होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के ये जो तीक्ष्ण किनारे हैं, इन तीक्ष्ण किनारों का क्षेत्रफल कम होता है। देखिए सिग्मा इक्वल्स टू हमने पढ़ा क्यू अपॉन एरिया। किनारे अगर तीखे हैं तो छोटा भाग ही होगा, बड़ा भाग होगा, तो उसका एरिया कम होगा। एरिया कम होने से सिग्मा बढ़ जाता है। ठीक है, अब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा कि E इक्वल्स टू होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर डेफिनेट है कि सिग्मा अगर बढ़ेगा तो वहां हमारे पास विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये इनके समांतर ना रहकर कुछ ऐसे वक्रीय प्रकृति की हो जाती है, और इसी घटना को हम जानते हैं उपांत प्रभाव के नाम से। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के तीक्ष्ण किनारों का क्षेत्रफल कम होने के कारण, समांतर प्लेट संधारित्र के तीक्ष्ण किनारों का क्षेत्रफल कम होने के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक हो जाता है। इस कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर ना रहकर कुछ वक्रीय प्रकृति की हो जाती है। इसी घटना को हम मान के चलते हैं उपांत प्रभाव। लेकिन याद रखें दोस्तों, जब हम समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन करते हैं तो इनकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र मान के करते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र मान के करते हैं। देखा होगा आपने, लगभग विद्युत क्षेत्र हमारे पास समरूप है। तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो विद्युत क्षेत्र को इसकी प्लेटों के मध्य समरूप माना जाता है। दूसरा, अभी हमने पढ़ा था कि समांतर प्लेट और संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल्स टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आया कहां से, ये मैंने कैसे लिखा, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक प्लेट है पॉजिटिव थी, ये एक पॉजिटिव प्लेट थी। ठीक है, ये कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र की ये पॉजिटिव प्लेट थी, इसको मैंने बैटरी से चार्ज किया। ठीक है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके का था कि यहाँ मैंने इसको बैटरी से चार्ज किया। ठीक है, यहाँ मैंने बैटरी जोड़ी, तो केवल इस एक ही प्लेट को, ये जो एक प्लेट थी इसको मैंने जोड़ के चार्ज किया, तो इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब इसके पास मैं दूसरी प्लेट लेके आता हूं तो प्रेरण की क्रिया होगी, प्रेरण की क्रिया की वजह से इसके ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाहर वाले के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे मैं इसकी अर्थिंग करता हूं तो इसका पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा और इसके ऊपर केवल क्या शेष रह जाएगा, ऋण आवेश, जैसा कि हम पहले भी कैपेसिटर के अंदर ये पढ़ चुके हैं। बात करते हैं कि प्लेटों के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो एक मैंने ली पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और दूसरी हमारे पास थी नेगेटिव प्लेट। इनके बीच में हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र पता करना है। कोई पॉइंट है हमारे पास P, इस P पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र पॉइंट P पर होगा वो हर जगह विद्युत क्षेत्र इसमें एक समान है, तो हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र हमारे लिए सेम रहेगा। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु की ओर होती है जहां हमें विद्युत क्षेत्र पता करना है। वापस रिपीट कर रहा हूं, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी बिंदु की ओर होती है जहां हमें विद्युत क्षेत्र पता करना है। तो इसकी वजह से, इस प्लस वाली प्लेट की वजह से, धनात्मक प्लेट की वजह से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। धनात्मक के कारण दिशा उधर ही होती है जिधर पता करना है। ऋणात्मक प्लेट के कारण दिशा जिस बिंदु पर पता कर रहे हैं उस बिंदु के विपरीत होती है। तो कौन से बिंदु पर पता कर रहे हैं, P पर। अगर ये पॉजिटिव प्लेट होती तो इसकी दिशा इधर ही बढ़ जाती,
भाई धनात्मक के कारण तो दिशा उधर होती है जिधर हमें विद्युत क्षेत्र पता करना है, लेकिन ये तो हमारे पास ऋणात्मक प्लेट है, तो ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु के ओर नहीं, उस बिंदु के विपरीत ओर होगी। तो इसकी वजह से हमारे पास जो E2 बनेगा वो E2 इस डायरेक्शन में बनेगा, इस दिशा में बनेगा। यहां अगर पॉजिटिव प्लेट होती तो E2 हमारे पास किधर बनता भाई धनात्मक। देखिए ये हमारे पास पॉइंट P था, धनात्मक प्लेट के कारण तो विद्युत क्षेत्र उधर ही जिधर हमें जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र पता करना है। ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पर पता करना है उस बिंदु के विपरीत ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो धनात्मक प्लेट के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र यहां पता करना था, तो दिशा मैंने इसकी ओर बनाई, ये मैंने बनाया E1, ठीक है। ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जिस बिंदु पर पता कर रहे हैं उस बिंदु की ओर नहीं, उस बिंदु के विपरीत, तो हमने बनाया E2 को कुछ इस डायरेक्शन में। तो देखिए इस प्लेट की वजह से E1 हमारे पास बनेगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 भी बनेगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो जुड़ेगा या घटेगा? तो इन दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र जुड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। जैसे इस चीज को हम समझते हैं ब्लॉक के माध्यम से। जैसे ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई आदमी इधर बल लगा रहा है, इसके ऊपर 10 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है, दूसरा आदमी 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है, तो ये किधर गति करेगी? तो डेफिनेट है इधर गति करेगी। कितने न्यूटन बल से गति करेगी? तो हम कहेंगे कि साहब 15 न्यूटन बल से गति करेगी। क्यों? क्योंकि पहला आदमी 10 न्यूटन बल से इधर खींच रहा था, दूसरा भी 5 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है, तो कुल मिला के 15 न्यूटन के बल से वस्तु इधर गति करेगी। तो जब दोनों बल एक ही दिशा में थे तो हमने क्या किया? दोनों बलों को जोड़ा हमने। तो यहाँ भी हम ये काम करेंगे, परिणामी जो E था उसको हम लिख देंगे क्या? E1 प्लस E2 और E इक्वल्स टू हमारे पास वही दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एलसीएम आपको पता है, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास बन गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसलिए मैंने लिख दिया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कितना विद्युत क्षेत्र होता है, तो हम कहेंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर होता है, तो हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू ED, ये जो E का मान आया उसको D से गुणा कर देंगे तो विभव बढ़ जाएगा। पढ़ा हमने अभी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो ये हमने एक चर्चा की समांतर प्लेट है संधारित्र को लेकर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समांतर प्लेट संधारित्र में अब हम पढ़ने वाले हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि स्मॉल t मोटाई की कोई पट्टिका रख दी जाए तो फिर धारिता क्या बनेगी? ठीक है, तो ये मैंने एक समांतर दो प्लेटें ली एक दूसरे के समांतर, ये मैंने समांतर प्लेट संधारित्र बनाया, इसके बीच में मैंने एक स्मॉल t मोटाई की पट्टिका रख दी जिसका प्रावेदुतांक है एप्सिलॉन r। प्रावेदुतांक क्या है? एप्सिलॉन r। तो यहां देखिए पिछला जो हमने डेरिवेशन पढ़ा उसमें तो पूरे अंदर टोटल हवा थी, या फिर हमने देखा कि अगर पूरे के अंदर एक समान रूप से एप्सिलॉन r प्रावेदुतांक का अगर माध्यम रख दो, इस पूरे को पैक कर दो एप्सिलॉन r प्रावेदुतांक के किसी पदार्थ से, तो धारिता एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है। लेकिन अब बात यह है कि मैं केवल t मोटाई की एक पट्टिका रखूं, तो देखिए इस पट्टिका की इधर भी हवा है और इस पट्टिका के इधर भी हवा है। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र लिखते हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र लिखेंगे हम एयर के अंदर और एक विद्युत क्षेत्र लिखेंगे हम मीडियम के अंदर। तो देखिए एयर के अंदर हमारे पास विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा? E का मान अगर एयर में निकालूं तो अभी भी हमने पढ़ा कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल्स टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ए का मतलब है एयर, हवा में। अगर मैं E निकालूं माध्यम में, तो माध्यम में बनता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि माध्यम रखने पर विद्युत
बल भी घटता है, विद्युत क्षेत्र भी घटता है, विद्युत विभव भी घटता है, और घटाने के लिए हमेशा जो प्राविद्युत पदार्थ भरा उसके प्राविद्युतांक का भाग दिया जाएगा, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र बनेगा E = सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अब हम बात करते हैं इन प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा। ये तो हवा में हमने विद्युत क्षेत्र मालूम किया, ये हमने मीडियम में विद्युत क्षेत्र मालूम किया। अब हम बात करेंगे इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर की। देखिए दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य क्या निकाल रहे हैं हम, विभवांतर। देखिए भाई क्या बनेगा, V = अभी हमने पढ़ा ED, V बराबर E इंटू D, V बराबर E इंटू D। यहां देखिए V जो है वो दो तरीके से बन रहा है, कुछ तो V एयर के अंदर बन रहा है और कुछ V मीडियम के अंदर बन रहा है। V भाई यहाँ हमारे पास इधर यहाँ भी हवा है, इस भाग के अंदर भी हवा है और इस भाग के अंदर भी हवा है, तो V कुछ एयर का भी है और V कुछ मीडियम का भी है। तो V = ये V बराबर बनेगा ED, और यहां भी V का फॉर्मूला लिख दो क्या, यहां देखिए V = E इंटू D। यहां कहां निकाल रहे हैं हम, एयर में, हवा में निकाल रहे हैं, तो यहां हम मोटाई लेंगे हवा की। इस प्लेटों के बीच में हवा की मोटाई कितनी होगी, तो यहां भी हवा है और यहां भी हवा है। टोटल प्लेटों के बीच की दूरी थी स्मॉल d। इसमें से अगर प्लेट की मोटाई घटा देता हूं तो क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग बच जाएगा क्या, बिल्कुल बच जाएगा साहब। तो हम क्या लिख देंगे, एयर की मोटाई d में से क्या घटा देंगे, t। भाई टोटल में से अगर माध्यम की मोटाई घटा दूं तो हवा की मोटाई बच जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा E, और हवा की मोटाई हमारे पास बनेगी d इंटू t। और ये E कहां है, एयर में है या मीडियम में है, तो एयर के लिए निकाले तो यहाँ E एयर में इंटू हवा की मोटाई प्लस Vm, वही V = यहाँ भी ED, लेकिन यहाँ E किस में आएगा, मीडियम में, इंटू मीडियम की मोटाई कितनी है, स्मॉल d, मीडियम की मोटाई। ठीक है, अब देखिए EA का मान हमने कितना लिखा, ये रहा हमारे पास सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। लिखिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू D - T प्लस EM इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, ये रहा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू t। ठीक है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन रखिए। V = सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहां से बना D - T प्लस यहां से बचा T अपॉन एप्सिलॉन r। ये हमने पता किया क्या, कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T मोटाई की कोई पट्टिका रख दूं तो प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना बनेगा, इतना बनेगा। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हमारा टारगेट तो धारिता निकालना है, तो हमने कल पढ़ा था क्वीन क्यू दोनों के गुणा के बराबर, तो यहां से C निकालेंगे तो ये बनेगा Q अपॉन V। तो C = Q को Q ही रहने दीजिए और V की जगह V का मान लिख दीजिए। V का मान कितना है हमारे पास, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट D - T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, यहां एक काम और कर लीजिए, ये जो सिग्मा है इसको परिभाषित कर दीजिए, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिग्मा = होता है Q अपॉन एरिया। सिग्मा हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बनता है Q अपॉन एरिया। तो यहां मैं क्या करूंगा, सिग्मा को रिप्लेस कर दूंगा Q अपॉन एरिया से। तो देखिए क्या बनेगा, ये C = यहाँ Q अपॉन सिग्मा की जगह Q अपॉन एरिया, तो ये बन जाएगा Q अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट है बटा में, और बाकी को एज इट इज कि D - T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन r। Q से Q कैंसिल आउट है, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो C = बना एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D - T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन
आर। तो याद रखेंगे, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि कोई प्राविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता का व्यंजक क्या बनेगा? C = ε0 A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन εr। यहाँ εr क्या है? भरे गए माध्यम का प्राविद्युतांक। आपने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कौन सा पदार्थ भरा है, उस पदार्थ का प्राविद्युतांक है εr। यदि मैं सिंपल बात करूं, अब मैं बात करूं कि यदि मैंने यहाँ हवा की कि यहाँ हमारे पास एयर है इसके प्लेटों के मध्य, तो एयर का एक्सएलआर कितना होता है? 1। हवा का प्राविद्युतांक हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये T रहेगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला बढ़ जाएगा, C = ε0 A अपॉन D। लेकिन एक ध्यान दीजिए, यदि मैं धातु भर दी जाए, यदि धातु भर दी जाए तो आपको पता है कि धातुओं का प्राविद्युतांक कितना होता है? अनंत। धातुओं या सुचालकों का प्राविद्युतांक कितना होता है? अनंत। तो यहाँ एक्सएलआर की जगह अगर मैं अनंत लिखता हूं तो ये हमारे पास बन जाएगा T अपॉन अनंत। और किसी के भी बटा में अनंत हो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा हमारे पास? सिर्फ C = ε0 A अपॉन D माइनस T, ये फॉर्मूला रह जाएगा यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T मोटाई की अगर कोई धातु रख दी जाए, क्योंकि धातु का प्राविद्युतांक अनंत, जैसे मैं यहाँ T बटा अनंत करता हूँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो बचा क्या नीचे केवल D माइनस T। तो धातु बढ़ने पर फॉर्मूला बनेगा C = ε0 A बटा D माइनस T। नोट कीजिए इसको। अब हम बात कर रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई व अलग अलग प्राविद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं रखते हैं, तो क्या धारिता निकल के आएगी? तो हमने जब एक पट्टिका रखी थी, एक पट्टिका के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? C = ε0 A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन εr। जब हमने अभी पिछले डेरिवेशन में हमने पढ़ा कि केवल T मोटाई की एक ही पट्टिका रखो तो धारिता हमारे पास बनी थी C = ε0 A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन εr। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या धारिता बन जाएगी? C = ε0 A अपॉन D माइनस, अब यहाँ एक ही मोटाई थोड़ी है, यहाँ हमारे पास खूब सारी मोटाई है, तो सभी को बनाएंगे T1 T2 T3 इस तरीके से Tn, ठीक है, प्लस T अपॉन εr। वहां तो केवल हमने एक ही पट्टिका रखी थी इसलिए T अपॉन εr लिखा, यहाँ मैं लिखूंगा T1 अपॉन εr1 प्लस T2 अपॉन εr2 प्लस T3 अपॉन εr3 इस तरीके से। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि अलग अलग प्राविद्युतांक में अलग अलग प्राविद्युतांक और अलग अलग मोटाई की अगर पट्टिकाएं रख दूं तो धारिता का जो फॉर्मूला है हम यहाँ से देंगे C = ε0 A अपॉन D माइनस T। वहां तो एक ही मोटाई थी T, यहाँ टोटल T को हम लेस कर देंगे, वहां T अपॉन εr क्योंकि एक ही माध्यम था, यहाँ मोटाई भी अलग अलग है माध्यम भी अलग अलग है, तो T1 बटा εr1 प्लस T2 बटा εr2 प्लस T3 बटा εr3 इस तरीके से हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा नोट नहीं करेंगे, आप इसको माइंड में लिखेंगे कि ये मैंने चीज लिखी कहाँ से है, ये मैंने पिछले वाले डेरिवेशन से ही नोट की है। तो आप आराम से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं और ये जो फॉर्मूला है इसको आप नोट करें। तो ये एक क्वेश्चन नोट कीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र पर आधारित क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य हवा होने पर धारिता 6 माइक्रोफैराड है। यदि प्लेटों के मध्य D/3 मोटाई की तथा 4 प्राविद्युतांक की पट्टिका रख दें तो धारिता कितनी हो जाएगी?
तो देखिए न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें जो डाटा क्वेश्चन में दे रखा है उस डाटा को आप छांट के लिखिए। तो देखिए हमें दे रखा है हवा होने पर, मतलब जो धारिता है हवा में या निर्वात में धारिता हमें दे रखी है 6 माइक्रो फैराड। ठीक, हमें इसकी मोटाई दे रखी है d/3, मोटाई t की वैल्यू दे रखी है हमें d/3 और परावैद्युतांक कितना दे रखा है हमें 4, एप्सिलॉन r की वैल्यू दे रखी है हमें 4। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके मध्य कुछ मोटाई की पट्टिका रख रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि C पट्टिका रखने पर, C मतलब इसको रख देता हूं माध्यम, पट्टिका रखने मतलब माध्यम हो गया। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को D रहने दीजिए माइनस T की वैल्यू हमारे पास, T की वैल्यू है d/3 प्लस यहाँ की T की वैल्यू d/3 इंटू एप्सिलॉन r की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 3 इंटू 4। तो इसको सरल करेंगे Cm इक्वल टू ऊपर तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इनको सोल्व करेंगे थोड़ा, d माइनस d/3 प्लस ये बन गया d/12। तो Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 12 हो जाएगा। तो ये तो बन गया 12d माइनस का 4d और ये बन गया प्लस का d, 12d माइनस का 4d प्लस का d, 12 हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 12 ऊपर चला जाएगा, तो 12 को यहाँ लिख दीजिए आप, 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, देखिए 12 प्लस का है और d प्लस का, तो 13 में से हम 4 लेस कर देंगे, तो 13 में से हमारे पास 4 गए तो 9 बचेंगे, 9d, 3 से काट दो, 3 से 3 बार ये गया, 3 से 4 बार, तो Cm इक्वल्स टू आया 4/3 और ये हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। आपको ध्यान हो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d किसका फॉर्मूला होता है? ये हवा में धारिता का फॉर्मूला होता है। हवा में धारिता हमें दे रखी है, इसका ही फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। समांतर प्लेट संधारित्र का हवा या निर्वात में फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6 माइक्रो फैराड। तो Cm इक्वल्स टू ये बन गया 4/3 इनटू 6 माइक्रो फैराड, तो यहाँ से 2 बार कट जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cm माध्यम के अंदर धारिता बन जाएगी अब 8 माइक्रो फैराड। नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।